जिस मुल्क की नींव ही नफरत के आधार पर रखी गई हो, धार्मिक कट्टरता के आधार पर रखी गई हो, जिसका अस्तित्व ही आतंक की फसल काटने से जुड़ा हो, वो आज हाथ फैलाकर, जुबान लटकाकर, पूंछ हिलाकर दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है और बातचीत की पेशकश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात पाकिस्तान की हो रही है, जिसने दशकों तक भारत के खिलाफ खूनी साजिश की है और उस खूनी साजिश में वो आज भी लगा हुआ है। जिसने कश्मीर को लेकर जंग की धमकी दी, जिसने हर मोर्चे पर आतंक का व्यापार किया, अब वही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बार बार अमेरिका के सामने सजदा कर रहा है। शहबाज शरीफ, जिन्होंने कभी कश्मीर छीनने के सपने देखे थे, आज डोनाल्ड ट्रंप के आगे हाथ जोड़कर पूंछ हिलाकर गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुस्तान से बातचीत करवा दो। एक और आतंक का जहर बोता रहा पाकिस्तान और दूसरी ओर शांति की बात। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि बात सिर्फ वही होगी कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई कैसे करेगा और पीओके कैसे खाली करेगा। दरअसल इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गड़गड़ाते हुए मदद की गुहार लगाते नजर आए। इस दौरान शहबाज शरीफ ने वॉशिंगटन से दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत सुविधा शुरू करने में मदद के लिए हाथ जोड़कर विनती की। और यह कोई कूटनीतिक पहल नहीं थी, इसे भीख मांगना कहते हैं। इसे एक भिखारी का दुनिया के सामने हाथ फैलाना कहते हैं। ये दुनिया भर में कटोरा फैला चुके, पिट चुके मुल्क की छटपटाहट है, तड़प है, बेबसी है, जो उसकी कंगाली जितनी ही शर्मनाक है। पाकिस्तान आज घुटनों पर है। भारत ने सिर्फ एक बात कही होगी, बात सिर्फ पीओके पर होगी। तो क्या वाकई पाकिस्तान बदलना चाहता है? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान की फितरत बदलने वाली है, या फिर यह भी एक चाल है? पाकिस्तान के पीएम शहबाज और बिलावल भुट्टो बातचीत के लिए क्या बयान दे रहे हैं, कैसे गड़गड़ा रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। But globally, and that is manifested in his statements recently over the last few weeks, where he has openly stated that he advised both India and Pakistan to trade for trade, investments, and give up war and de-escalate. Ladies and gentlemen, I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. Pakistan, but for the international community by and large, to continue to pursue dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India. तो सवाल यह है कि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान शांति की भीख क्यों मांग रहा है? क्या कोई छद्मवेश है? बातचीत चाहिए या फिर आतंक का बिजनेस चलाना है? बातचीत सिर्फ एक छद्म है, इसके पीछे मरकज तैयार करना है। चाहे वो लश्कर ए तैयबा को, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हो, यानी कि वो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स चलाने। बातचीत बस एक मुखौटा है। इसलिए सवाल यह है कि सच में पाकिस्तान बदलना चाहता है या फिर पाकिस्तान को रीयूनाइट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, आतंकियों को एकजुट करने के लिए यह एक चाल है। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अभय कार्की इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके, हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहरान मरी, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में बलूच प्रतिनिधि हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं माथुर सर से शुरुआत कर रहा हूं। माथुर सर, पाकिस्तान के इस पेशकश को क्या माना चाहे? एक तरफ वो अमेरिका को धन्यवाद दे रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है।
बिलावल भुट्टो कह रहे बातचीत और शांति सिर्फ डायलॉग के रास्ते से हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जो आस्तीन के सांप के जैसा है। ये आस्तीन तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन ये कब डस लेगा ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल 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 विवेक, आप देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। आस्तीन का सांप नहीं है, ये तो बिल्कुल ओपन सांप है। आप इसको देखेंगे कि ये इनका इनका जो 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 पूरी रेपुटेशन पूरी दुनिया में है वो बिल्कुल क्लियर है। जो देश इनके खिलाफ एक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अपने जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं। इस वजह से वो लोग कहीं ना कहीं इनको टेरर स्टेट घोषित करने से बच रहे हैं। लेकिन सब इस बात को जानते हैं। देखिए, अभी हमको पाकिस्तान के पिछले 1-2 दिन के सारे इवेंट्स को इकट्ठा करके देखने की जरूरत है। जी। उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी विवेक, जब उन्होंने कहा कि हमारे 28 अड्डों पे लोग इन्होंने अटैक किया, हमको नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने ये बात कहने की कोशिश करी, ये वही पाकिस्तान की आर्मी है, ये वही पाकिस्तान है विवेक, जो 17 दिसंबर 1971 को भी कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, जबकि 16 दिसंबर को 93,000 लोगों ने पतलूने उतार करके सरेंडर कर दिया था। ये वो पाकिस्तान है। आज वो कह रहा है कि ये एक मिलिट्री मिसमैच है, इकोनॉमिक मिसमैच है, हम भारत के सामने कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, एक विक्टिम कार्ड खेलने की साजिश है। और ये क्यों नहीं, ये विक्टिम कार्ड है सर, या फिर एक ऐसा आवरण, ऐसा छद्म आवरण है कि इसके पीछे वो फिर से आतंकियों को एकजुट करना चाहता है। यस, यही मैं कह रहा हूं विवेक, कि ये कार्ड खेल के वो ये कहना चाह रहा है, जो लोग इनको मदद दे रहे हैं उनको, कि इस पैसे को मैं अपनी मिलिट्री पावर सुदृढ़ करने में लगाऊंगा, मुझे लगाने की इजाजत दी जाए। और वो जो मिलिट्री स्ट्रेंथ सुदृढ़ करने के लिए लगाना चाहेंगे, वो उसी के बीच में शामिल है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। विवेक, कई दफा मैं आपके चैनलों पर भी कह चुका हूं कि जो लश्कर तैयबा है, जो हिजबुल मुजाहिदीन है, या जैश ए मोहम्मद है, या और कोई आतंकी तंजीम है, वो उनकी एक्सटेंडेड आर्मी है, ये उनकी रेजिमेंट्स हैं जो कि लड़ाई लड़ती हैं। और जब वो अपने मिलिट्री उसको मॉडर्नाइज या उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यहां पर होगा। ये देख, तो अभी उनका ये मानना ये इसलिए कर रहे हैं कि वो एक ऐसा निरीह चेहरा दिखाना चाहते हैं अपना दुनिया के सामने, ताकि लोग उनको पैसे दें। आप उनका वो स्टेटमेंट याद करिए जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमारे मित्र देश भी अब दे डोंट नो मोर एक्सपेक्ट अस टू कम विद अ बेगिंग बॉल। तो मतलब ये है कि वो इस बात को भी समझते हैं कि उनको अब कोई भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि वो उस आर्मी का सुर पूरी तरह से बदला हुआ है। उन लीडर्स का जो कुछ भी कहते हुए थकते नहीं थे, उनका सुर पूरी तरह से बदला हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यही शहबाज शरीफ, अगर इसमें ताकत है तो उस ट्रंप को कह के देखे कि वो गाजा में क्या कर रहा है। अगर दम है तो, अगर उसको लगता है कि वहां पर भी अन्याय हो रहा है, इनका कोई अनस्क्रूपलस है, इसका कोई वो नहीं है, सोच विचार नहीं है। उसको मालूम है कि गाजा का नाम लेगा तो अभी अमेरिका उनको धूल चटा के रख देगा। और ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, अब देखिए उसको एक चीज का और ये फायदा उठा रहे हैं विवेक, मैं बताना चाहता हूं कि उनको लगता है कि बार बार ट्रंप का नाम लेकर के और ट्रंप को मध्यस्थ बता करके और ट्रंप को वो भारतवर्ष में एक प्रकार का सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो यहाँ के हमारे कुछ राजनीतिज्ञ हैं या कुछ लोग हैं जो कि उस बात की बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने सब कुछ करवा दिया, ट्रंप ने मीडिएट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनको भी ये कहीं ना कहीं हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। उनके 2 एम है। बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर लोग हैं ये लोग। और ये चालाकी ये है कि इनको भीख मिले और भारत में अनरेस्ट हो, और हमारे कुछ लोग उसी बात में, उसी में जो कि फंस रहे हैं, उसमें दे आर फॉलिंग प्रे, और वो इसकी बात को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तो हमारे देश में इस प्रकार की तमाम बातों का दी एंड होने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने बता दिया है दुनिया को, दुनिया इसके बारे में जानती है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम बात करने पर हो जाएं, उनको फोर्स कर दे हमको। लेकिन ये बात नहीं, अब तो सर मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वही मैं कह रहा हूं कि क्लियर कट मैसेज है, ये बात सिर्फ 2 मुद्दों पे होगी, पीओजे के खाली करना
और आतंकवादियों को हमारे पास सौंपना, बाकी हमें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जी, क्लियर प्लानिंग के मैसेज पीछे चला चलते हैं। गया है। मुझे लगता है हमज़द अयूब मिर्जा हमारे साथ, एक्टिविस्ट पीओजे के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी है, स्वागत है मिर्जा साहब आपका। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी सेना का सामना किया है, जिस तरह से उनके बूटों का सामना किया है, और जिस तरह से उनके अधिकारों को कुचला गया, रौंदा गया, नोचा गया, दबाया गया, चीरा गया, फाड़ा गया, मुझे लगता है पाकिस्तानी सेना को अभी हमज़द अयूब मिर्जा बेहतर तरीके से समझते हैं। पाकिस्तानी सेना, देखिए वहां की तो हुक्मरानों का कोई वजूद ही नहीं। मैं शहबाज शरीफ को कुछ मानता नहीं हूं। ही इज ओनली पपेट। वो एक कठपुतली हैं जो सेना के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं, और जो सेना बोल रही है वो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। सेना अगर ये कह रही है बातचीत के लिए पेशकश करो भारत के साथ, तो क्या ये मोहलत क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, टाइम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बिना पर या जिसकी आड़ में वो ट्रेनिंग कैंपों को दोबारा रिबिल्ड कर सकें, अपने एयरफोर्स असेट्स को दोबारा तैयार कर सकें, और उसके बाद फिर वो इंडिया पर जो है वो अपना जवाबी कार्रवाई करें? मिर्जा साहब, देखिए, आपने कहा कि हमने पाकिस्तानी फौज के बूटों का मुकाबला किया और वो बूट खाए भी। 17 साल मेरी उम्र थी जब मुझे ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में गिरफ्तार करके 3 दफ़ा जेल भेजा गया और 1 साल कैद और 5 करोड़ की सज़ा सुनाई गई। आई वॉज 17 एट दैट टाइम। तो हमने देखा कैसे मेरा जो केस चला उसमें कैसे ये झूठे गवाह लेके आए। मैं जज को, आई वॉज जस्ट अ किड, मैं उसको कह रहा था ये झूठा, ये मुल्क झूठ पैदा बोल इसी रहा झूठा है सर। ये मुल्क पैदा ही झूठ के पूरा बिना पर मुल्क हुआ है। पूरा मुल्क झूठा है, पूरी फौज झूठ बोलती है। ये शहबाज शरीफ को झूठ बोलने की आदत है, मतलब है इनके खमीर में ये शामिल है। अब जो आपका सवाल है, देखिए ये रीग्रुप कर रहे हैं और ये दे आर बाइंग टाइम, ये रीग्रुप कर रहे हैं तमाम टेररिस्ट एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। ये समय निकाली कवायद। बिल्कुल यही कर रहे हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर लीडरशिप में भी यंग लीडरशिप को आगे लाना, पीछे यानी रीशफलिंग हो रही है पूरी। एक समझ ले इस इंडस्ट्री की सर्विस कर रहे हैं ये, और उसको रीग्रुप कर रहे हैं। और आप देखिएगा कुछ अरसे में नए नामों से कुछ ग्रुप भी सामने आने का इम्कान है, पॉसिबिलिटी इज देयर। और जो अब इनके इस खौफ से भाग रहे हैं, जो पुराने जहादी थे या वो भाग रहे हैं, उनको ये कत्ल कर रहे हैं। ये जो पीओजेके में इन्होंने 2 लड़के मारे हैं, जरनोश और जबरान, ये इनके साथ थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अब हम मजीद इसमें शामिल नहीं होंगे टेररिज्म में। उनको उन्होंने एनकाउंटर करके मार दिया। अभी और एनकाउंटर होंगे। 8 एनकाउंटर किए हैं इन्होंने पीओजेके में, और हमारे नौजवानों को उन्होंने कत्ल किया है जिन्होंने गिव अप कर दिया कि भाई हमसे ये नहीं होगा। वो इंडिया क्रॉस भी नहीं किया उन्होंने कहा जी हमसे ये काम नहीं होगा। अब सूरत हाल ये है कि आप देखें कि ये दाइश के लोगों को लेके आए हैं, खुरासान जो है आईएस खुरासान, फिर ये वहां से लेके आए हैं, सीरिया से लेके आए हैं। और ये 2 वजूहात है जिसकी वजह से इनको रीग्रुप कर रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है, उस बलूचिस्तान में ये रिलीजियस बुनियादों पे जो है, सेक्टेरियन बुनियादों पे, मुझे लगता है कि ये कुछ वहाँ पे फसाद करवाने के चक्कर में है, या ये वहाँ पे कुछ तबाही लाने के चक्कर में है। और ये जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी परसों कि डॉक्टर मारंग बलोच और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ये जितने ये फसादुल हिंद हैं और ये वाजिबुल कत्ल हैं, यानी उसने अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे दिया है कि इनको अगर आप कत्ल करेंगे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि आप एक किस्म का हमारा एक्सटेंडेड आर्म होंगे, आप हमारा ही काम कर रहे होंगे। कितनी खतरनाक बात है ये। तो ये अब एक ग्राउंड बन रही है, और ये ग्राउंड जो है ये कोई आसिम मुनीर की जो तकरीर थी ओवरसीज पाकिस्तानीज के उससे कॉन्फ्रेंस से, जो उसने तकरीर में कहा कि 2 कौमें हैं, एक कौम नहीं, आपको पता ही है वो बाकी बातें भी, ये वहां से काम शुरू नहीं हुआ। वो तो एक ऐलान था, वो तो क्लैरियन कॉल दी है उसने, वो ऐलान किया उसने। ये काम पिछले 3-4 सालों से जारी है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर माइंडसेट तैयार किया गया है पीओजेके में, पंजाब में और जगहों पे लोगों का माइंडसेट तैयार, लोगों में ये खौफ पैदा किया गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को बड़ा खतरा है, और वो उनको सिविल राइट मूवमेंट से डाइवर्ट करके रिलीजियस फैनेटिसिज्म की तरफ धकेलने की मुसलसल कोशिश की गई है। और आपने बिल्कुल यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड जब आपने ये कहा कि ये रीग्रुप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा सारी बातें तो विवेक भाई ने कर दी हैं, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो बात ये है कि नहीं सर, मैं अमजद भाई इनके नस नस से वाकिफ हूं और हर हिंदुस्तानी इनके नस नस से वाकिफ है। एक टीस तो है दिल में कि इनकी जो ठुकाई है वो जारी रखनी चाहिए थी, इनको सीजफायर करके इनको मोहलत नहीं देनी चाहिए थी। इनका कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते भर और ठुकाई चलती ना, तो 48 घंटे में घुटनों पर आ गया। 22 मिनट में वैसे तो हमारा दावा है, जब हमने 16 ब्रह्मोस दागे थे, ये कम से कम 2 हफ्ते इनकी जब पिटाई चलती ना, तब इनको बिल्कुल बिल्कुल तब ये पूरी तरीके से ये नॉर्मेंसी में आ जाता है। और ये जो कूद रहे हैं पूरी दुनिया में जाके कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, और आज कह रहे हैं हमारी बातचीत करवा दो, शांति करवा दो। इनको ना पीने को पानी मिलेगा और ना इनको खाने को दाना मिलेगा, ना पानी होगा ना दाना होगा। तब इनको समझ आएगा कि हमने एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म पिछले 70 सालों से निभाया, लेकिन हमें सिर्फ गोलियां मिली, साजिशें मिली और आतंकी मिले। लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। अब बहुत हो चुका है, सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका है। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मेहरान मरी आपके पास आ रहा हूं। चक्रपाणी जी, क्या ये जो बात अमजद अयूब मिर्जा कर रहे हैं कि पाकिस्तान, अगर आपने देखा होगा कि सीजफायर की बात करता था, बॉर्डर पर शांति की बात करता था, तो उसके नीचे सुरंगें बनाकर इन्फिल्ट्रेशन का काम करता था। तो ये संकेत ठीक नहीं है। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। विवेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए, मिर्जा साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये जो है कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती, कुछ भी आप कर लीजिए। आपने आस्तीन का सांप कहा, आस्तीन का सांप का, ये तो पूरा सांप ही सांप है हर जगह पे, और 2 गला सांप है। ये मान के चलिए, इसको अब पाकिस्तान को अब समय चाहिए है कि वो अपने आप को रीग्रुप कर सके। मिर्जा साहब ने कहा सेकेंड रैंक लीडरशिप, बिल्कुल सही, क्योंकि टॉप लीडरशिप जो है या तो वो 72 खजूरों के पास पहुंच गई है या फिर वो भाग खड़े हुए हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। तो अब उसको चाहिए सेकेंड रैंक लीडरशिप जो उसकी जगह ले ले। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी की हर जगह से, हर तरफ से ठुकाई पे ठुकाई हुई जा रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो टीटीपी कर रही हो वहां खैबर पख्तूनख्वा में। उसके पास आदमी नहीं है, रेजिग्नेशन का भंडार लगा हुआ है और सब के सब भाग खेल रहे हैं। अब इस हालात में उसके पास क्या है? बड़ी मुश्किल से मन्नतें मांग के अपने जो आखिरी गहने हैं, वो है बलूचिस्तान में, जो उसके पास सोना और तांबा और बाकी चीजें हैं, रेयर अर्थ, उसको बेचने की कोशिश में लगे हैं। वो भी बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पे सबको पता है कि बलूचिस्तान से निकालने के लिए पहले आपको वहां पे जमीनी तौर पे जाना पड़ेगा, और जमीनी तौर पे तो पाकिस्तान आर्मी नहीं जा पा रही है, बाकी कहां से जाएंगे? तो इस वजह से उनको साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुलह कर लें कि हमें समय मिल जाए और हम वापस वही काम करें जो हम पहले करते रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है आतंक, और सबसे बड़ा उसका जो चेहरा है वो है 2 गिले सांप का, क्योंकि वो जो है, जो दिखाता है वो है नहीं, वो हमेशा सांप ही रहेगा। सांप को जितना दूध पिलाएं डसेगा आपको ही। बिल्कुल। और लेकिन जिस अबू जान की गोद में बैठकर पाकिस्तान खेल रहा था, उस अबू जान ने भी तो धोखा दे दिया सर। उन्होंने, यानी कि चीनियों ने बलूचों से डायरेक्ट बातचीत करने की बात कह दी है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से संभलेगा नहीं, हम डायरेक्ट बातचीत कर लेंगे बलूचों के साथ। यानी पाकिस्तान को चाय में से निकालकर जैसे मक्खी को फेंका जाता है वैसे फेंक दिया। अब मैं इस पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी पाकिस्तान की अगली ठिकाने नहीं आ रही है। मेहरान मरी के पास जा रहा हूं। मेहरान मरी, ये देश झूठ की बुनियाद पर बना, ये फौज झूठ की बुनियाद पर बना, आतंकी संगठन झूठ की बुनियाद पर बना है, और पूरा देश जो चलाया गया वो भी झूठ की बुनियाद पर चलाया गया। लोन लेते हैं वो भी झूठ की बुनियाद पर लेते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है, लेकिन जब IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल जाते हैं तो वो टेररिज्म की तरफ डाइवर्ट हो जाता है।
जी विवेक भाई, देखिए जैसे आपने बयान किया और सब स्पीकर्स ने बयान किया, हम सबको पता है कि पाकिस्तान का हकीकत क्या है, इस मुनाफिक पुतले का हकीकत तो सबको पता है। अभी इसके साथ डील कैसे करना है, हम अपने हाथ से मौकों को जाने देते हैं। अभी फिर से एक मौका आया है, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर रुक गया या ऑपरेशन 3 दिन के बाद, इट्स नाउ टू लेट, फिर से स्टार्ट कर दें ऑपरेशन। इस शाम को कुचलना है, और जब तक हमारा जो हदफ हासिल नहीं होगा, हम मीनिंग हम बलूचिस्तान का बोल रहे हैं, हम तो अपने आजादी तक अपना जंग जारी रखेंगे। जी। और हिंदुस्तान को बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। ये तो जिसके साइकिल ऑफ फ्रॉड है। बिलावल भुट्टो का क्या क्रेडिबिलिटी है, जिसके माँ को, मामू को, नाना को इसी फौज ने कत्ल किया, ये उनका नुमाइंदगी करता है। ये तो शर्मनाक एक अलमिया है कि इस आदमी का बात कोई सुने भी। इसका क्रेडिबिलिटी क्या हो सकता है इस बच्चे का, जो मतलब इस हालात में अभी तक उसी हुक्मरानों के बूटों को पॉलिश कर रहा है। तो ये कैटेगरी के लोग इन्होंने रखे हुए हैं। शाहबाज शरीफ बेचारा क्या चीज है, अच्छा सूट पहना के उसको भेज देते हैं तो लगता थोड़ा क्या बोलते हैं प्रेजेंटेबल, अदरवाइज तो बेचारा बोल भी नहीं सकता। उधर से खौफ होता है कि गलत सेंटेंस मुंह से निकल गया तो डंडा मिलेगा फौजियों का। तो ये अलमिया इनके सियासतदानों का और रिप्रेजेंटेटिव्स का। लेकिन इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव बाहर गए उनको अपना मुद्दा बहुत क्लियरली बयान करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उसका कोई केस ही नहीं है। वो तो जाके जैसे सबको पता है भीख मांगने गए कि हमको मार पिटा, और घर के अंदर क्या जुबिलेशन का चल रहा है, अभी तक जश्न चल रहे हैं, लड्डुआ खा रहे हैं कि हमने क्या लड़ाई किया इंडिया के साथ। बाहर हालात सबको पता है कि क्या है। अभी ओनस इज ऑन अस। हम बाहर जो बैठे हैं, आप जो एक बड़े पावर है इंडिया, हाउ वी डील विद द सिचुएशन, वी मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड एंड दिस। क्या हमें ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए थी? माथुर सर के पास आ रहे हैं। माथुर सर, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। देखिए विवेक, मेरा मेरा थोड़ा सा इसमें जो व्यू है डिफरेंट है। देखिए, हमको अपना इंटरेस्ट देखना है, हम क्या चाहते हैं वो देखना है, और किस समय पर क्या चाहते हैं वो देखना है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल और केवल एक था, जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ एक था कि हम पाकिस्तान के आतंक के अड्डों को तबाह बर्बाद करें, मैक्सिमम कैजुअलिटीज आतंकवादियों पर डालें, और अगर उसके बाद पाकिस्तान कुछ करता है तो हम रिटेलिएट। और वो हमने कर दिया। तो मैं शुरू से इस बात को मान रहा हूं, क्या करना चाहिए था वो बात बाद की है। जो अभी का उद्देश्य था वो हमने पूरा कर लिया, लेकिन उसको आगे कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं, ये हमने उनको बता दिया है। ये हमने ट्रंप साहब को भी बता दिया, शी जिनपिंग को भी बता दिया है, और अर्दोगान को भी बता दिया है कि हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अगर आपने दोबारा चू करने की कोशिश करी तो आपको फिर वही पहुंचा दिया जाएगा जहां आप डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। हमने अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, हमने अपने डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए। जब 7 तारीख को हमला हुआ था, उस टाइम पर चीन शामिल कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नहीं था। चाइना भी एक बार हमारी तरफ से बोला है, उसके बाद पलटा है वो। तो ये जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे विवेक, वो हमने हासिल किए हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, 2047, और हम उसकी राह पर अग्रसर हैं। नो डिविएशंस आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर कोई बीच में सांप की तरह कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा, उसके फन को कुचलने की हमारे पास काबिलियत है। ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं विवेक, भारत जैसे बड़े देश सब कहते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कौन लेटा है। नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट। भारत जैसा बड़ा देश अपने आप, अपनी ताकत से पाकिस्तान जैसे पेस्ट बोलता हूं मैं, से लड़ने की काबिलियत रखता है, और उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। उसमें किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। यही ताकत होनी चाहिए भारत जैसे बड़े देश में, जो कि आप आगे जाकर के बनना। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम किस प्रकार से कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, इंटेलिजेंस की, एयर पावर की, नेवल माइट की, किस प्रकार से हम एयर डिफेंस कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे जब तक ये चाणक्य ने कई हजार साल पहले कहा था कि अगर आपके बॉर्डर सिक्योर हैं
सॉफ्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते। तो आपको इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि जितनी भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं आने वाले समय में जो हमें आने की संभावना है, चाहे वो 2 फ्रंट है, 2.5 फ्रंट है, 3.5 फ्रंट है, 4.25 फ्रंट है, सर कितने भी फ्रंट हाँ, वही मैं कह रहा हूं, वो फ्रंट, लेकिन हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता है। ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मैं तो ये मानता हूं सर कि इजराइल वाले फॉर्मेट पर चलते हैं। अभी क्या 6-7 दशक झेला है ना, अभी ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर ये रीग्रुप हो जाएंगे, फिर ये रीयूनाइट हो जाएंगे, नहीं होंगे, फिर ये वही बदमाशी शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूं कि इजराइल वाले फॉर्मेट पर चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। इस बार हिसाब बराबर कर ही लेते हैं। हम 70 साल का हिसाब कर रहे थे, कुछ हिसाब करना करेंगे। हाँ बोलिए जी, एक पॉइंट मेहरान बारी कुछ बोलना चाह रहे हैं, और मेजर जनरल अभय कार्की सर हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। जी मेहरान बारी ब्रीफली मैं जी एक पॉइंट कहना चाहूंगा। जैसे सर बोल रहे थे एक पेस्ट है जी, आपके लिए पेस्ट है, हमारे लिए तो बला है। अब मेरा तो नस्ल हो रहा है इस पेस्ट के हाथों। एक बात का मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। उन्होंने, जैसे अमजद भाई ने भी कहा, उन्होंने तो ऑफिशियली हम पे एक एम्बलम लगा दिया, तमगा हमको दे दिया, फितना ऑल हिंदुस्तान। ये इनके पार्लियामेंट के थ्रू ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी हमारे लिए इस्तेमाल कर दिया, और हम सब आजादी पसंद को वाजिबुल कत्ल इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। आप देखें, हम इसीलिए इंडिया से अपील करें कि दुश्मन हमेशा इंडिया का नाम ले रहा है, और स्टेट ऑफ इंडिया बिल्कुल खामोश है। मदद के टाइम भी उनका कोई दरक नहीं है, और डिनाइल के टाइम भी वो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बीच में बहुत हेविली पिस रहे हैं इस एक्यूजेशन से कि हम फितना और हिंदुस्तान खामोश है इस बात पे। न ओपनली हमको हेल्प कर रहा है, न ओपनली डिनाई कर रहा है कि वहां भी पब्लिक ओपिनियन सब हमारे खिलाफ है, कि हम सब इंडिया के एजेंट जैसे वो पुट्रे कर रहे हैं हमको। तो इधर मैं आप लोगों का भी व्यू चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। नहीं, ये तो मैं मेहरान मारी जी के साथ हूं। आज अभय कार्की सर के पास जा रहा हूं। कार्की सर, ये तो कमाल की बात है। पूरा पाकिस्तान का हर एक नेता, हर एक जनरल, हर एक आर्मी ऑफिसर, हर एक हुक्मरान सब यही कहते हैं कश्मीर में मानवाधिकार खत्म हो गया, कश्मीर में इस्लाम लुट गया, कश्मीर में लोगों को मार दिया, कश्मीर में बच्चों को मार दिया, कश्मीर में रबर गन चला दी, कश्मीर में गोलियां चला दी, कश्मीर में सैनिक घुसा दिए। अरे हम बलूचिस्तान पर खुल के बात क्यों नहीं करते? बलूचिस्तान में मानवाधिकार का कत्ल नहीं, मानवाधिकारों का रेप कर दिया गया। हम खामोश, हम पता नहीं हम अपनी इमेज को लेकर हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। अरे इमेज को बाद में देखेंगे, पहले ये बलूचिस्तान के लोगों को का तो हेल्प करें, कम से कम आवाज तो उठाएं। हमारे कश्मीर में हर कोई नाक घुसेड़ेगा, हम किसी में नहीं। उसके बाद हमारी क्या एथिक्स की बात आ जाती है? कब तक हम एथिक्स पालते रहें और अपनी छाती पर आतंक का ये जनाजा ढोते रहें? कार्की सर देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने सिंदूर का ये मौका पकड़ के हिंदुस्तान को अपने लेवल पे घसीटने की कोशिश की है, और अपने को और हिंदुस्तान को, दोनों को एक लेवल पे दुनिया को दिखा रहा है कि अगर हम वहां पे दहशतगर्दी करें तो हिंदुस्तान हमारे वहां दहशतगर्दी कराता है, ये बीएलए के थ्रू सिंध में और टीटीपी के माध्यम से। तो ये एक कहानी वो रच रहा है, और उसको वो और ज्यादा इसलिए कराना चाहता है। वो कहता है हम हिंदुस्तान से बात करना चाहते हैं पानी पे और दहशतगर्दी पे। उसका मतलब कश्मीर से नहीं है। वो दुनिया भर में उछल के बोलेगा कि हिंदुस्तान जो है, ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो आजादी की लड़ाई है, उसको हिंदुस्तान जो है वो एक हेल्प कर रहा है, और ये आजादी के जो लड़ाकू योद्धा है, इनको ये टेररिस्ट की उपाधि देना चाहता है, मतलब इनको आतंकवादी दिखाना चाहता है। हिंदुस्तान जो है इसीलिए एकदम से उसमें नहीं कूद रहा है, ना ही प्रत्यक्ष सबके सामने कुछ बोलेगा। लेकिन ये आप लोग भरोसे में रखें कि जो यूएन है या बाकी जो है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उसमें हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो धीरे धीरे काम कर रही है। पाकिस्तान के थे जो अभी इनको कत्ले हिंद या जो भी बताया था बीएलए को, उसको झूठा कराने के लिए हमारे जो डिप्लोमेसी है वो काम करेगी। ग्राउंड में जो हो रहा है उसके बारे में ना मेरे को पता है, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। लेकिन ये याद रखिए कि इसका कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक ये लंबी जंग है। और इस जंग को अगर हम देखें, जैसे वेस्ट में होता है फास्ट फूड, ये फास्ट फूड एकदम से कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं है।
ये एक अच्छी बिरयानी की तरह जो है ये काम हो रहा है, ये पक रहा है। पाकिस्तान के अंदर का फोड़ा और बढ़ता जाएगा, चार तरफ से उसमें दरारें आ रखी हैं और हमारा जो नैतिक सपोर्ट है, जो मोरल सपोर्ट है, वो हमेशा इसके लिए रहेगा, जैसे वो कहते हैं। लेकिन किसी भी हालत में पाकिस्तान हमको बातचीत में यूएस के जरिए खींच के मंच पे ना खड़ा कर दे कि आप बताइए आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आपने ये क्या कर दिया, आपने सिंध में ये क्या कर दिया है। इसलिए भारत अभी चुपचाप खड़ा है। हमारी सेनाएं अभी भी बॉर्डर पे है, हमारी एयरफोर्स अभी भी आज की तारीख में एक्सरसाइज कर रही है। हम अगर बीएलए वाले समझते हैं तो ये समझें कि उसके जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो इंडिया का बॉर्डर है, वहां पे उसकी फौज को हमने दबा के पकड़ रखा है। आप पीछे से जो करना करें। हाँ अगर आप जी किसी को दो आदमी बॉक्सिंग कर रहे हैं, एक आदमी आगे सामने से पकड़ ले, पीछे से जिसने जो करना है उसको उतना खुला हाथ है। जरूरी नहीं है कि हम वहां आके कुछ करें और फिर आप लोग भी और बदनाम हो जाएं। तो ये लंबी लड़ाई है। हमने वो अखरोट का जो बाहर का टुकड़ा था उसको बुरी तरह से तोड़ के उसमें दरारें डाल दी हैं। ये सिंदूर में जिस हिसाब से पाकिस्तान की एयरफोर्स और उसकी जो कमांड सेंटर्स को हमने वेपोराइज कर दिया है, जो सटीक हालत, पाकिस्तान की सेना झूठ बोल बोल के अपनी इज्जत बचा रही है। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप पाकिस्तान की सेना झूठ बोल बोल के इज्जत बचा रही है, बात तो ठीक है, लेकिन ये पूरी दुनिया की आंखों में क्या डला हुआ है? ये कौन सा तेल डालकर सो रहे हैं अपनी कान में? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है भाई। हमको प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है। और एक रोग स्टेट है जहां के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने कहा कि हम 3 दशक से अमेरिका का गंदा काम कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या इन्होंने कहा कि हम अमेरिका का कच्चा काम उजागर कर देंगे, इसलिए तो हम हमारे खिलाफ मत बोलो? ये बाकी दुनिया के एक कॉन्सेंस को क्या हो गया है? हम बेगुनाही का सबूत देते रहें, हमारे लोग मारे जाएं, उल्टा हम अपनी बेगुनाही का सबूत दें, तो कमाल चल रहा है सर। और ऊपर से वो बातचीत करके विक्टिम कार्ड भी खेल ले रहे हैं कि भाई हम तो बातचीत करना चाहते थे, हिंदुस्तान ने तो हमला ही कर दिया। देखिए जो यूएसए है, यूएसए को आप दो नजरों से देखिए, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा डीप स्टेट। डीप स्टेट यानी सीआईए, एफबीआई, पेंटागन, ब्यूरोक्रेसी, एनजीओ, जॉर्ज सोरोस, ये इनका अपना गेम चल रहा है जो कि बहुत लंबा है। सरकार आती है, सरकार जाती है। जो ये डीप स्टेट है, इनके जो एजेंडा वो चलते हैं। हाँ। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने इनके सारे एनजीओ को खत्म कर दिया, इनके डीप स्टेट का हिंदुस्तान में जो खेल चल रहा था फंडिंग का, टेरर फंडिंग शामिल उसमें, वो जो हमने बंद कर दिया है, लिबरल, लेफ्टिस्ट, जेएनयू, ये सब खत्म कर दिया, उससे डीप स्टेट नाराज है। ट्रंप ने अभी उसकी फैमिली ने क्रिप्टो WLF का जो डील साइन किया पाकिस्तान के साथ, अभी वो खुद कह रहा है वहां पे जो मिनरल्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, दे आर वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो तो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। ये अगर आप सोचे कि प्रिंसिपल्स पे और इज्जत और उस पे काम करेंगे, दुनिया चल रही है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका ने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा है। नहीं, और कोई इस दुनिया में सर कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। प्रिंसिपल्स की बात रही सही, बची खोची बात अगर करता है तो भारत करता है। भारत यूएन में पीस कीपिंग फोर्स भी भेजता है, भारत दूसरे देशों को मदद भी करता है, वैक्सीन भी देता है। बाकी किसी मुल्क में कोई प्रिंसिपल बचा हुआ है तो ये तो अपने आप को दिलासा या फिर अपने आप को झूठ बोलने वाली बात होगी। मैं जल्दी से हमजा अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं, जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि उनके पास भी वक्त सीमित है, वो भी जाने वाले। हमजा अयूब मिर्जा साहब, पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? बातचीत, भरोसा कर सकते हैं उस पर? नहीं, बातचीत इलाज नहीं है। बातचीत तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। यानी हम सुनना चाहते हैं कि बातचीत के बाद पाकिस्तान के अच्छा सब शांत हो गया, ये हमारी ख्वाहिश है, हम सुनना चाहते हैं। हाँ। लेकिन ये होने वाला नहीं है, तो क्यों अपने आप को धोखा दें? इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं है। पाकिस्तान की इंसर्कल करने की जरूरत है, इकोनॉमिक एनसर्कलमेंट, मिलिट्री एनसर्कलमेंट, और पॉलिटिकल एनसर्कलमेंट, यानी एंड इंटरनेशनल एनसर्कलमेंट विज़ आइसोलेशन। पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, उसके लिए ये सर कैसे आइसोलेट करेंगे? जिस मुल्क का पूंछ हिलाने में कोई सानी नहीं है और जिस मुल्क का कटोरा फैलाने में कोई सानी नहीं है, उसको कैसे आइसोलेट करेंगे आप? उसको मैं बता रहा हूं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें और IMF और वर्ल्ड बैंक के, और हम बैनर बना रहे हैं स्टॉप टेरर फाइनेंसिंग, और उनके दफातर के बाहर हम ये प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये एक्नॉलेज हो कि उनको कम से कम नंगा तो करें।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के बाहर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बैनर पे लिखा होगा सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान नाउ। तो एक तो ये हम कर रहे हैं, इसको प्लान कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको यानी दुनिया को ये उजागर कराएं कि तुम जो पैसा दे रहे हो, हम जानते हैं कि ये तुम टेरर फाइनेंसिंग के लिए दे रहे हो। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ इस मुल्क के ऊपर जो टेररिज्म में शामिल है। और FATF के बाहर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज के जो है पुट पाकिस्तान इनटू द रेड लिस्ट। ग्रे श्रे का चक्कर ही नहीं है। तो इसी तरह डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी हम बहुत जल्दी आप सुनेंगे और अपने टीवीज पे आप दिखाएंगे भी कि हम यूरोप में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन लोगों को मिल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, पार्लियामेंटेरियंस को। सर मुझे आपकी ये कोशिशें शायद रंग लाएं, क्योंकि आपके सामने जो ताकतें खड़ी हैं उनमें से उसका नाम है, जैसा कार्की सर कह रहे थे, अमेरिका के डीप स्टेट्स हैं, नेटो देशों के डीप स्टेट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज जिसमें आते हैं उनके डीप स्टेट्स हैं। तो ये आपका प्रोटेस्ट बेशक एक कोशिश, एक मुहिम रंग लाने वाली होगी, लेकिन आपके सामने जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस खड़े हैं, जो बिग जॉइंट्स खड़े हैं, वो शायद आपको कामयाब नहीं होने देंगे। सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है, क्योंकि मुझे एक बहुत इलाज के लिए मैं एक बात बताऊं मिर्जा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एक बार फिर से दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी चाल से बाज आएगा नहीं, और जो आतंकी मारे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना के भी कंट्रोल से हो सकता है बाहर हो चुके हैं, और वो भारत पर कुछ अगर करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर काउंट होगा, और फिर उसका मेजर रिएक्शन, मेजर ब्लो फिर से पाकिस्तान के ऊपर होगा। तो ये आतंकी कुछ ना कुछ हो सकता है फिराक में लगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार धमकी भरी लहजे में भी ऐसी बातें कही, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो। तो मुझे इस बात की आशंका है पूरी कि पाकिस्तान फिर से कोई मिस एडवेंचर या ऊंची हरकत कर सकता है। मैं अनुज माथुर जी के पास जा रहा हूं, और इसलिए पूरी दुनिया में माहौल बना रहा है। ठीक है, आ रहा हूं। इसलिए पूरी दुनिया में माहौल बना रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। एक बात सुन ले मेरी, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक छोटी सी बात। बोलिए, आराम से बोलिए। मैं आपके साथ सहमत हूं, ये हो सकता है दोबारा युद्ध छिड़ जाए, इनको फिर हम मारेंगे, सारा कुछ होगा। मैं इस वक्त जो है, मेरे पास तो बंदूक नहीं है, मैं तो सेना में नहीं हूं, मैं तो बॉर्डर पे नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूं, जो वो ये कर सकता हूं कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, खास तौर पे पावर सेंटर जो है वेस्ट के, वहां पे जाके मैं वावेला करूं, शोर करूं। आप जब अटैक करोगे तो ऑलरेडी उनके माइंड को मैंने उनको उजागर किया हुआ कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस तरह से चल रही हैं। वी कैन नॉट लुक एट द एनिमी के एनिमी बड़ा है या छोटा है। वी हैव टू फाइट। हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना है दुश्मन के। मैं लड़ूं, आप लड़े, सारे लड़ें, तो ये दुश्मन गिर जाएगा, क्योंकि दुश्मन अंदर से खोखला है। अमेरिका भी अंदर से इकोनॉमिकली खोखला है, इससे डरने की जरूरत नहीं है कागजी शेर से। जी, थैंक यू। बिल्कुल, और अमेरिका के ऊपर इतना कर्ज है जितना कई देशों की जीडीपी या फिर कई देशों की टोटल इकोनॉमी नहीं है। अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की टोटल वेल्थ का 125% कर्ज है, और इतना कर्ज में डूब चुका देश, हर साल इसके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हेकड़ी खत्म नहीं हो रही। खैर, माथुर सर कुछ कहना चाह रहे थे। माथुर सर, मैं यही कह रहा हूं, देखिए, पाकिस्तान को हमको 3-4 तरीके से आइसोलेट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले उनको मिलिटरीली हमने बिल्कुल कब्जे में कर रखा है, ये बात आप बिल्कुल मान लें। देयर केयर नाउ, चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है। साथ ही जो तहरीक तालिबान है और तालिबान है, अफगान तालिबान, वो दोनों उनको परेशान कर रहे हैं। बलोच भाइयों का तो खैर कहना ही कुछ नहीं है। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दे विल गेट व्हाट दे वांट, एंड वेरी सून। विवेक, ये मैं बता रहा हूं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसी फोरम पर इस बात को कि बलोचिस्तान से कैसे रिलेशनशिप रखने की आवश्यकता है हियर आफ्टर। और ये बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये अभी नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा था आज से 8-9 साल पहले। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत क्या चाहता है, क्योंकि भारत ह्यूमैनिटी के साथ है, ह्यूमैनिटेरियन लोगों के साथ है, शांति के साथ है, और भारत एग्रेसर्स के खिलाफ है।
जो एनेबलर्स हैं, जो 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 टेररिज्म के, उनके खिलाफ है। पाकिस्तान टेररिज्म का प्रोड्यूसर है, एनेबलर है, और इसलिए खिलाफ, उसके हम खिलाफ हैं। देखिए, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं विवेक कि इसकी परेशानी, हमारे पूरी वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है आज की तारीख। अमेरिका कहां कहां मार खा रहा है। अमेरिका का चाइना के साथ बहुत कंपटीशन है। अमेरिका डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, और अगर चाइना आज उनको वो टैरिफ के खिलाफ रेयर अर्थ मिनरल बंद कर देगा, इलॉन मस्क तो छोड़ के ऑलरेडी चला गया, बहुत सारे मस्क छोड़ के चले जाएंगे ट्रम्प साहब को। और आप देखेंगे कि इसलिए वो चाह रहा था, पहले उसने यूक्रेन में किया। यूक्रेन में ही क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर उनकी निगाह जमी हुई है। अब वो यहां कर रहे हैं क्योंकि उनकी बलोचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर आंखें गड़ी हुई हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, और आई विश इट हैपेंस, कि अमेरिका डायरेक्टली बलोचिस्तान से हैंडल करे, पाकिस्तान जैसे दानव को इसमें से बाहर निकाल दे। वो सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी मेरे हिसाब से। तो ये आप मानिए, हर एक का, हर देश का विवेक, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में 1000 बार ये बात कही जा चुकी है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट फोर्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और अमेरिका का जो इंटरेस्ट आज की तारीख में है, वो गाजा में उसकी भाषा कुछ और है, यूक्रेन में कुछ और है, नाटो में कुछ और है, कोरिया में कुछ और है, साउथ चाइना सी में कुछ और है, और पाकिस्तान में कुछ और है, क्योंकि ये उसका इंटरेस्ट पे है। जब 125% आपका जीडीपी, आपके नेट वेल्थ से ज्यादा आपके ऊपर कर्ज है, तो आपको भी उससे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलने की जरूरत है। कहां से निकलोगे? तो ये तमाम चीजें उनकी उनकी आज की तारीख में परिस्थिति ऐसी है। आप रशिया की कंपैरिजन देख लें, उनका क्या हाल हो रहा है, क्या उनकी परिस्थिति होगी, कहां से कहां। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम थोड़ा सा लार्जर जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, कैनवस की बात कर रहे हैं। चाइना और रशिया, दे आर नेचुरल एडवर्सरीज, क्योंकि वो नेबर्स हैं, ये नेचुरल एडवर्सरीज हैं। आज जो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। और आप देखेंगे कि जैसे ही यहां पर कोई सिचुएशन इंप्रूव होती है, उन दोनों में आपस में इश्यू शुरू हो जाएगा। ये मैं गारंटी लिख करके, ये इट इज अंडरस्टूड। तो ये तमाम चीजें आप जब देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्यों अमेरिका ये कर रहा है, क्यों चाइना वो कर रहा है, क्योंकि उनको अपने अपने इंटरेस्ट उसको देख रहे हैं। लेकिन ये बात मैं बता देता हूं कि बलोचिस्तान का मूवमेंट जेन्युइन मूवमेंट है, और वो मूवमेंट विल विन। आप मुझे बताएं, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब कौन कौन हमारे साथ था? हमने ब्रिटिश माइट को हराया कैसे? मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया ना सर? नहीं, मैं तो मुक्ति वाहिनी को घर में घुसकर सपोर्ट किया ना सर? बिल्कुल। हम बलूचिस्तान को क्यों नहीं घर में घुसकर सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, आपको मैं इसके बारे में स्ट्रेटेजिक इश्यूज नहीं मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप ये देख लें कि भारत और बांग्लादेश कॉन्टिग्युअस हैं, भारत और बलूचिस्तान कॉन्टिग्युअस नहीं है। उससे क्या, और प्लस, और कन्वर्सली पाकिस्तान और बांग्लादेश कॉन्टिग्युअस नहीं है, 2,500-3 हजार मील का गैप है, जबकि वो बलूचिस्तान के चारों तरफ पाकिस्तान है। उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप वहां पर किस प्रकार से, आप मुझे बताइए विवेक, आई आस्क यू टू सेंड आर्मी देयर, हाउ विल यू डू इट? ये देयर आर थिंग्स, ये मैं बताना चाहता हूं कि नोबडी इज ऑब्लिवियस, कोई आंख मूंद के नहीं बैठा है। जिस प्रकार से काम होना चाहिए उस प्रकार से काम हो रहा है। आज परिस्थिति पाकिस्तान में ऐसी क्यों है? क्यों पाकिस्तान के सिंध में मारामारी है, बलूचिस्तान में मारामारी है, खैबर पख्तूनख्वा में मारामारी है, पीओजेके में मारामारी है, गिलगिट बाल्टिस्तान में मारामारी है, अपने आप तो नहीं हुआ। तो आप धीरज रखें, सही प्रकार से सही समय पर विवेक सही कदम लिए जा रहे हैं, और उनका परिणाम नजर आ रहा है। आप तो सिर्फ अपना बैकयार्ड संभाल लीजिए। वो जो आधा फ्रंट यहां पर है, जो पाकिस्तान भी जो भाषा नहीं बोल रहा है, वो भाषा बोलने को तैयार है, उस फ्रंट की टेक केयर कर लीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। अब तो वही मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताएंगे वो जो आवाजें यहां से आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? किसी ना किसी के बेसिस पे आ रही हैं, कोई तो उनको हवा दे रहा है जी। तो बस, तो फिर तो ये अभी हमको देखने की जरूरत है कि जब चीजें हो रही हैं, हर प्रकार से की जा रही हैं, जो होएगा, हो सकता है वो होके रहेगा।
नेवल ब्लॉकेड अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लगा सकते हैं, नो टाइम। पाकिस्तान विल बी ऑन इट्स नीज। आप देख लें उनकी हालत खराब है, उनकी भाषा देख लें कितना अंतर आ गया है। आप उनको ये देख लें कि उनके प्रधानमंत्री एक छोटे से कार्यक्रम में, वो भी उनके अमेरिकन एम्बेसी में जा रहे हैं। ये भी नहीं कि अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोला हो, उन्होंने एम्बेसी में जाकर के छोटे से चाय पकौड़े के कार्यक्रम में वो कह रहे हैं कि अमेरिका धन्यवाद और ये और वो, और हम आगे हमारी बातचीत करवा दो। इससे नीचे कभी थे? Where was Pakistan at a lower level, lower than this? उनकी हालत खराब है। अब हमको जिस प्रकार से चलना है, आप और हमारा काम है कि किसी के ऊपर भी अनड्यू प्रेशर ना डाला जाए कि आप ये करो। जब वो टाइम आएगा तो वो भी करेंगे। जब मार्च में हमला करने के लिए कहा गया था 71 में, तो हमने कहा था कि हम डिसाइड करेंगे हमला कब होगा। हर चीज का समय आएगा विवेक, ये बात मान लिया। लेकिन कहीं देर ना हो जाए सर। सबसे कोई बड़ी देर चिंता नहीं होगी, पता है, सबसे बड़ी चिंता कोई इस देर बात नहीं की, इस होगी, बात को लेकर कोई है। देर नहीं होगी, कोई देर नहीं होगी। आप अब निश्चिंत रहें। मेहरान मारी को देखिए, वो अपने लोगों के लिए किस तरह से परेशान रहते हैं, बिल्कुल, भावुक रहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ बिल्कुल। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ ऐसा नहीं किया है, पाकिस्तान ने POJK में भी वही किया है, पाकिस्तान ने भारत के साथ भी वही किया है। विवेक, मैं वही क्या अभी जो उन्होंने किया है, आप पाकिस्तान देखें वो इंडस में चाइना की मदद से पिछले 4-5 दशक में सिर्फ एक ही काम किया है। विवेक, एक चीज और, चाइना के अभी देखिए, चाइना की मदद से इंडस पे कोई बांध बनाने का निर्णय लिया है उन्होंने, और उन्होंने POJK का पहले ही कोई बजट नहीं था, उसमें से भी 16% काट लिया। ये खबर थी आज की न्यूज में। तो वो ये बातें वहां के लोगों को पता पड़नी चाहिए कि हमारा किस प्रकार से आपका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। नहीं, और वही लोग और POJK में अगर कुछ काम चाइना करवाना चाह रहा है तो भारत उसमें, भाई इससे पहले CPEC लेके कूद गया। बिल्कुल, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। भाई देखिए, अगर हमने 1963 में जब शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दी थी 3,500 वर्ग किलोमीटर एरिया, इलीगली हमारा उसने चाइना को दे दिया। दैट इज ए टेरिटरी इलीगली सीडेड टू चाइना इन 1963, इमीडिएटली आफ्टर द इंडो चाइना वॉर। उस समय हमने अगर कोई एक्शन लेना होता, उस समय हमने अगर कोई बात की होती, उस समय हमने चौन लाई को या किसी को कहा होता कि ये हमारा एरिया है, तो आप जो हम इतने लम्हों ने खता कर चुके हैं, तो वो सदियां इतना जल्दी नहीं होगा। हमारा भी जो आजादी का जो आंदोलन था, वो 150 साल 200 साल चला है। 90 साल तो 1857 से 1948 तक चला ही चला है। हर चीज इतनी जल्दी नहीं होती। सर मैं तो कहता हूं भूखे नंगे भिखारी लोग हैं, मारपीट के भगाते हैं, POJK खाली करवाते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। आप राजनाथ सिंह जी की बात को ध्यान रख लो, अपने आप आम टूट के हमारे। कार्की सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मेहरान मारी आपके पास आ रहा हूं। कार्की सर। नहीं, मैं माथुर साहब से अग्री कर रहा हूं कि ये जो एक उन्होंने मिशन साधा है, जो लक्ष्य साधा है, वो हमारे देश का धीरे धीरे पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन शायद बहुत जल्दी करने से कहीं फिसल ना जाए। तो अभी मौका हमें लग रहा है कि गर्म है, आगे आके देखिए। तो पूरा विपक्ष कह रहा है भाई POK क्यों नहीं ले लिया, POK क्यों नहीं ले लिया, POK क्यों नहीं ले लिया। इस देश में एक ही रट लोगों ने लगा रखी है, POK ले लेते, POK ले लेते, सीजफायर रुक दिया, सीजफायर रुक दिया, हाय तौबा हाय अल्लाह कर करके पूरे देश में रोना गाना शुरू कर रखा है। मैं नेताओं के नाम कोट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिशियंस नहीं, अगर पॉलिटिशियंस होते और पॉलिटिकल डिबेट होती मैं नाम कोट भी कर देता। देखिए, कई शक्तियां ऐसी भी हैं जिन्होंने ये लड़ाई शुरू करवाई थी और चाहते थे कि हिंदुस्तान रूस की तरह उलझ जाए 1 साल 2 साल 3 साल। तो हमने अभी जो है, अगर आप बॉक्सिंग में देखें, हमने एक नॉकआउट पंच मारा है, दूसरा नीचे पड़ा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि हम जाके उसमें फिर कुश्ती पेलना शुरू करें और पीछे से हमारी पीठ एक्सपोज हो जाए। तो ये POJK एक हम ऐसे हालात क्रिएट करेंगे जो स्ट्रेटेजिकली कि वो अपने आप ही टूट के हमारे पास गोदी में आ जाएगा। हमें वहां जाके जबरदस्ती, जब वो तैयार होंगे, वो एक वक्त आएगा, उस समय क्या सिचुएशन होगी, उस हिसाब से आप फिक्र ना करें। ये हमारा अभी भी कश्मीर में हमारी असेंबली में JNK में POJK के लिए सीट्स खाली रहती हैं इलेक्शन के टाइम पे, उतनी सीट्स अभी भी खाली हैं। एक दिन आके वही के लोग आके बैठेंगे और उसको भरेंगे।
तो ये पर इसमें ये क्योंकि हमने एक उन पे नॉकआउट पंच मारा है और दूसरे बोलो नहीं साहब आप नीचे जाके और उसको गूंदो, दोबारा खड़े होंगे हम, और हम दिन पर दिन भारत जो है 10वीं अर्थव्यवस्था से 8 9 10 सॉरी 9 7 6 5 चौथे पे आ गया है। जितना हमारे पास इकोनॉमिक ताकत आएगा उतना मिलिट्री ताकत आएगा, उतने हम लोग हमारी बात सुनेंगे। आज की तारीख में हिंदुस्तान वो नहीं है कि कोई हमें आके बोल के चला जाए चुप बैठ जाओ हम बैठ जाएंगे। जब हमारा मर्जी आएगी, जब हम उसको ठीक समझेंगे, हम उस समय मार्क करेंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को उस समय रोक सके। लेकिन नीचे कोई राहुल गांधी अगर हल्ला कर दे कितने हवाई जहाज गिरे, कोई बोले पीए को क्यों नहीं ले लिया, तो आप खुद जाके वहां पे कर लो, राहुल गांधी जाए पीओके में बैठ जाए अंदर। जिसको करना है, जिसको उसका पूरा ज्ञान है, जिसने प्लानिंग कर रखी है, उसने एक सोचा हुआ है। ये एक कूटनीति में जल्दीबाजी हमेशा उल्टा पड़ती है। वक्त आएगा, धीरे धीरे इंक्रीमेंटली हम अपना काम करते जाएंगे और दुनिया देखती रहेगी। आज दुनिया की ताकत ये नहीं है कि टांग अड़ा के जो हिंदुस्तान करना चाहेगा, और जब वक्त आएगा हम वो करेंगे। ठीक है, मेहरान मारी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेहरान मारी, जी क्या जी, विवेक भाई, सटीक वक्त का इंतजार करना मेरे चाहिए? ख्याल में विवेक भाई पूरे डिस्कशन मेरे ख्याल में आप और मैं एक ही पेज पे हैं। हम टोटली ऐसा रिएक्शन चाहते हैं जैसा आप बोल रहे हो, जैसे सर बयान कर रहे हैं, वो तो इवोल्यूशन के इंतजार में है। बोलते देखें कैसा होगा फ्यूचर में जी हर चीज खुद ही इवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए चेंज होता है। पाकिस्तान ने जो जहर का बीज वहां पर डाला हुआ है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा, ऑफ कोर्स वो तो रीप करेंगे। बलूच के लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई आप जो 93,000 सैनिकों के 93,000 हथियार थे वही उनको दे देते हो पाकिस्तान से लड़ने। लेकिन जी हम खाली इवोल्यूशन के चेंज के इंतजार में फिर उसका भी क्रेडिट लें कि हमने कुछ किया कि इवोल्यूशनरी चेंज आ गए। प्लीज वी हैव टू बी रियलिस्टिक। बलूचिस्तान का जंग एक हकीकत है, जैसे उक्राइन का जंग है, जैसे गाजा में लड़ाई हमारा भी हकीकत है। आप इतने बड़े आइडियोलॉजी और फिलोसफी के साथ इसके साथ डील करेंगे, हमारा तो कत्लेआम होगा, हमारा पॉपुलेशन वाइप आउट नहीं, होगा। और देखिए और ये मुझे कमाल का वो लगता है, मैटर लगता है भाई। फिलिस्तीन पर माथुर सर, कार्की सर और अमजदेव मिर्जा जी, फिलिस्तीन पर हमला हुआ या फिर कार्रवाई हुई, पूरी दुनिया को फिलिस्तीन का दर्द दिखा। हर कोई हैशटैग ये, हैशटैग फलां, हैशटैग ढिमका, हैशटैग ये, हैशटैग जेनोसाइड, हैशटैग इंसाफ दो, हैशटैग न्याय दो, हैशटैग वॉर रोको, स्टॉप वॉर, नो वॉर, हैशटैग पता नहीं बाढ़ आ गई हैशटैग की। बलूचिस्तान में पिछले 7 दशक से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। कई लोग गायब हैं, कई लोग गायब हैं, हजारों की संख्या में लोग गायब हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, पता ही नहीं कहां है। कहां किसी खाई में फेंक दिए गए, कहां दबा दिए गए, कहां मार दिए गए, किसी खान में अंदर डाल के उनको सील कर दिया गया, कहीं मिट्टी में चुनवा दिया गया, सीमेंट में चुनवा दिया गया, कोई नहीं जानता है और कोई हैशटैग नहीं इस दुनिया में। जी ये है इस दुनिया की सच्चाई। मेहरान मारी जी, हमारा फ्रस्ट्रेशन का आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता है। हम तो बोल रहे हैं दुश्मन नापाक इतना ओपनली ऑन द फेस ऑफ थिंग्स कह रहा है कि फितना और हिंदुस्तान ये सर ये दुनिया का नापाक चेहरा है सर, ये दुनिया का नापाक चेहरा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का नापाक चेहरा नहीं, ये हर उस व्यक्ति का, हर उस मुल्क का नापाक चेहरा है जिन्होंने बलूचिस्तान के मैटर पर खामोशी ओढ़ रखी है। पाकिस्तान को पहले बलूचिस्तान के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की बातचीत होगी किसी और मुद्दे पर। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सर। आप सभी को, दर्शकों, आपका भी धन्यवाद।